is a light object revolving around a planet. राइट, एक लाइट ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. राइट, मे बी नेचुरल, that is moon, or artificial. Artificial, that is man-made. Right? जो मैंडेटरी कंडीशन है किसी के भी सैटेलाइट होने की. फर्स्ट, ऑर्बिटल प्लेन या ऑर्बिट कहो, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी कंसेंट्रिक टू अर्थ. क्यों होता है वो मैं बताता हूं अभी बाद में. मस्ट बी कंसेंट्रिक टू अर्थ, यानी जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है उसका सेंटर और अर्थ का सेंटर कंसाइड करना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, सैटेलाइट मस्ट बी above atmosphere of earth. Satellite must be above atmosphere of earth. These are the general condition for a satellite. अगर एक सैटेलाइट ये दो कंडीशन को पूरा करेगा तभी वो परमानेंटली रिवॉल्व कर पाएगा. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा. ठीक है, वो घूम तो जाएगा फॉर द टाइमिंग बट स्टेबल नहीं होगा. राइट, तो स्टेबिलिटी के लिए ये दो कंडीशंस का होना जरूरी है. ये समझ गए बच्चों? कुछ तो बोल दो, हाँ ना. यस सर. राइट. नेक्स्ट, ऑर्बिटल. एक मिनट. मोशन ऑफ सैटेलाइट. A satellite is in circular motion. A satellite is in circular motion. The necessary centripetal force, required. अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है तो उसके लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है. ठीक है. The necessary centripetal force required for circular motion is provided by gravitational force between planet and satellite. एक सैटेलाइट है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट, तो सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी. राइट. नाउ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट.
VO से डिनोट करते हैं, इज द वेलोसिटी with which satellite revolve in its orbit, right? जिस वेलोसिटी से वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, करेक्ट? Calculation of orbital velocity. Calculation of orbital velocity. Right? ये सोचो प्लैनेट है, R रेडियस M मास, ये हमारा सैटेलाइट है M मास का, और ये R है एंड ये ऑल्टीट्यूड H है, ठीक है? एक सैटेलाइट एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट का मास M, रेडियस R, ऑल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट H और ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट स्मॉल r, ठीक है? सो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R प्लस H, ओके? कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास small m is revolving around a planet in an orbit of radius r at altitude h from surface of planet, right? तो ये हमारी कंडीशन है, एक सैटेलाइट ऑर्बिट प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है? स्मॉल r, सैटेलाइट प्लैनेट का मास कैपिटल M, सैटेलाइट का मास स्मॉल m, राइट? नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि सैटेलाइट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स से। एंड व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? mv² by r. And what is gravitational force? gm upon r square. एक r कैंसिल, स्मॉल m कैंसिल, तो vo कितना आ गया? रूट gm by r. Correct? That's simple calculation. Gravitational force is acting as centripetal force, उससे अपना हो जाएगा। Another way to write in terms of altitude, कैसे लिखेंगे? रूट gm अपॉन r प्लस h, अगर एल्टीट्यूड के टर्म्स में लिखना है। स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नाउ स्पेशल केस,
for satellite close to surface of earth, for satellite close to surface of earth, that is h is very very less than r. h को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है. So VO is equal to root gm by r, which can be written as root gr. हम पहले कई बार कर चुके हैं ये, and that is equal to 8 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. और ये स्पेशल कंडीशंस है, कंडीशनल है क्या, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हो जाता है और एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं कर सकता. करेक्ट. So is small g or this स्मॉल g इज व्हाट, g m बाई आर स्क्वायर. Yes, sir. तो इससे एक g इधर ले लो, r इधर ले लो, तो जी एम बाई आर इज आर जी. Okay, sir. राइट. हाँ, कुछ पूछने किसी को? नहीं. चलो हो गया, आगे करें. टाइम पीरियड of satellite. Is the time taken to complete one circle, is the time taken to complete one circle. T is equal to 2 pi r upon v naught, distance upon speed. ठीक है. एक सर्कल का डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, और स्पीड तो ऑर्बिटल स्पीड थी ही, तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर अपॉन रूट जी एम बाई आर. ये अभी हमने कैलकुलेट किया. So this is T is equal to 2 pi r to the power 3 by 2 upon gm to the power half. Right? This shows, ये तो हो गया टाइम पीरियड. This shows टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. देखो स्क्वायर करके देखो, बाकी सब कांस्टेंट हो गया, तो क्या बचा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, विच इज कैपलर्स लॉ. ठीक है. सो द कैपलर्स लॉ इज नॉट ओनली वैलिड फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट. तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. राइट. for altitude h, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r प्लस h अपॉन जी एम टू द पावर हाफ. राइट. अगर हमको टाइम पीरियड मालूम है तो हम h कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अगर टाइम पीरियड मालूम हो तो ऑल्टीट्यूड या रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट किया जा सकता है. दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द डिफरेंट सैटेलाइट. लाइक मून, मून इज नेचुरल सैटेलाइट, वी नो द टाइम पीरियड ऑफ द मून, इतने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो उससे हम इसका अल्टीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है.
ठीक है बच्चों? Yes, sir. अगर हमको टाइम पीरियड मालूम है तो उससे h कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि अर्थ का रेडियस और मास तो मालूम है। तो टाइम पीरियड अगर मालूम हो तो हम एल्टीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर हमें सैटेलाइट दिखाई देता है अर्थ के चारों तरफ और उसका टाइम पीरियड हमें मालूम है तो ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? Now, energies of satellite. First, kinetic energy K is equal to half mv square. वी नॉट की वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा जी एम एम बाई 2r। सो काइनेटिक एनर्जी मालूम है। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, दो ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -Gmm/r। ये हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? टोटल एनर्जी also called as बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से सैटेलाइट अर्थ के साथ बाउंड होता है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा Gmm/2r minus Gmm/r. So how much is the total? That is minus Gmm/2r. Right? चीज देखो, U is equal to -2k. पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी है। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ k। बाइंडिंग एनर्जी उतना ही है जितना काइनेटिक एनर्जी है, बट इन नेगेटिव, राइट? ठीक हो गया बच्चों? नेगेटिव साइन शो करता है एक अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरे बाउंड सिस्टम। जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो दैट मीन्स सिस्टम इज बाउंड। इफ सिस्टम इज बाउंड मीन्स यू कैन नॉट, द सिस्टम विल नॉट सेपरेट ऑन इट्स ओन। यू ऑलवेज नीड टू डू सम वर्क टू सेपरेट द सिस्टम, राइट? पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन जो है उसमें तो लाइक हाइट होती है, तो उससे तो सिस्टम सेपरेट हो सकता है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं तो पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। ये हमेशा रूल है। अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब होता है सिस्टम इज बाउंड। अगर इन दो के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है? देन आपको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा सिस्टम को। अगर सिस्टम के सारे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो उनमें कोई फोर्स नहीं है,
कोई फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है तो दे विल कम क्लोजर एंड गेट बाउंड, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है, राइट। नो इंटरैक्शन मीन्स नो पोटेंशियल एनर्जी। इंटरैक्शन मीन्स कोई फोर्स नहीं है अगर सिस्टम में आपस में, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अट्रैक्टिव फोर्स है तो नेगेटिव हो जाएगी, रिपल्सिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव होती है। जीरो मीन्स नो फोर्स, नेगेटिव मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव मीन्स रिपल्सिव फोर्स। ठीक है स्नेहा? यस सर। राइट, इतना हो गया? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? Sir, mu equals to minus 4 and T equals to minus 8 है। ये इससे हमने कंक्लूड किया। देखो ये कितना है, GMM/2R। Yes sir। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो U आ जाएगा, Yes sir। और E को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो K आ जाएगा। Yes sir। तो बस यही लिखा था, ये आपस में इनके रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उसमें आपस में रिलेशन है, ठीक है, Yes sir। राइट। चलो एक दो बातें और हैं सैटेलाइट के बारे में, वो बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is a satellite that appear stationary to an observer on surface of earth। अगर किसी ऑब्जर्वर को कोई सैटेलाइट स्टेशनरी दिखाई देता है, होता नहीं है स्टेशनरी, स्टेशनरी हो ही नहीं सकता, स्टेशनरी हो जाएगा तो गिर जाएगा, स्टेशनरी नहीं होता, लेकिन अपीयर होता है स्टेशनरी। और वो स्टेशनरी कैसे अपीयर होता है, लाइक ये हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट है m मास का, ये हमारी अर्थ, और यहाँ पे एक आदमी है। अब जितना अर्थ घूमे उतना ही सैटेलाइट भी घूम जाए, तो हमेशा आदमी और सैटेलाइट ऊपर नीचे होंगे। जितना अर्थ घूमे उतना ही सैटेलाइट घूमे, तो आदमी नीचे घूमता रहेगा, सैटेलाइट ऊपर घूमता रहेगा, तो वो हमेशा उसके सिर पे ही रहेगा, तो उसे तो क्या लगेगा, स्टेशनरी है, ठीक है। So these are called the geostationary satellite, right? These satellites are used for communication purpose. इनको हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में हमको क्या करना होता है, टावर से सिग्नल जाता है सैटेलाइट पे और सैटेलाइट से टावर पे सिग्नल आता है, ठीक है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर सैटेलाइट और टावर की पोजीशन चेंज होती रहेगी तो वो कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे। तो सैटेलाइट के लिए टावर हमेशा वहीं पे होना चाहिए, या सैटेलाइट टावर के लिए सैटेलाइट हमेशा वहीं पे होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होंगे, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बस में दो लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं जबकि बस चल रही होती है, क्योंकि वो दोनों आपस में स्टेशनरी हैं। तो ऐसे ही
satellite and tower become stationary relative to each other. Reason is that जितना सैटेलाइट घूमता है उतना ही टावर भी घूम जाता है, तो एक हमेशा टावर के ऊपर सैटेलाइट होता है, राइट? ये समझ में आया? ठीक है. For a satellite to be geostationary, कुछ कंडीशन है वो पूरी होंगी तो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होगा, अदरवाइज नहीं होगा. फर्स्ट, ऑर्बिट इन इक्वेटोरियल प्लेन with center coinciding to earth, that is first condition. ऑर्बिट कौन सा होना चाहिए? इक्वेटर में होना चाहिए, राइट? सेकेंड, डायरेक्शन of rotation of satellite must be same as of earth. कौन सी डायरेक्शन होती है ये? ईस्ट टू वेस्ट. जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट रोटेट करना चाहिए. थर्ड, time period and angular speed of satellite must be same as of earth. इन सब से कैलकुलेट अगर हम करें, राइट, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इन सब से, ये तो कंडीशन है, इन कंडीशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? हमें टाइम पीरियड पता है कितना, 24 आवर्स, और टाइम पीरियड पता है तो ऑल्टीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट? हमें टाइम पीरियड पता है तो स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों चीज़ें, अर्थ की एंगुलर स्पीड मालूम है तो उसकी एंगुलर स्पीड भी होनी चाहिए. तो वो सब कंडीशन से जो हमारे पास आता है, अ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व एट a height of 36,000 kilometer with a speed 3.1 kilometer per second. इसकी हाइट 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए और स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, सर एक बार पार्ट वन एक्सप्लेन कर दीजिए कंडीशन में से. the first is orbit should be equatorial plane concentric to earth, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, वो एक्सिस पोल से पास होती है, तो ऑर्बिट की एक्सिस भी सेम होनी चाहिए. तो इसलिए कौन सा प्लेन होता है? इक्वेटोरियल प्लेन. सेकेंड, स्टेशनरी है, तो जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमेगी उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट घूमना चाहिए. तो दोनों के रोटेशन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अर्थ की उसकी.
क्योंकि स्टेशनरी है तो जितनी देर में वो सर्कल पूरा करती है उतनी देर में वो भी सर्कल पूरा करना चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ मस्ट बी सेम। कितना होना चाहिए? 24 आवर्स। ठीक है आयुषी? ओके सर। राइट और ये कंडीशन से फिर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये मिलता है। कितनी हाइट पे होना चाहिए सैटेलाइट? 36। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। 36,000 किलोमीटर पे होना चाहिए और उसकी स्पीड कितनी होती है? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट और टाइम पीरियड 24 आवर्स। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Now, weightlessness in satellite. The only force on satellite is gravitational force that acts as centripetal force, right? So satellite is always in free fall state. So satellite is always in free fall state. किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर सिर्फ एक ही फोर्स हो, कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इट मीन्स इट इज फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग। अब यहाँ पे फ्री फॉल होना और फ्री फॉल स्टेट में होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे जब हम पढ़ रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में या सर्कुलर मोशन में, तो हम देखो हम एक रस्सी से एक ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, वो टॉप पे होता है तो भी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, सिमिलरली एक जो सर्कस में डेथ वेल होता है उसमें एक बाइसिकल वाला ऐसे जाता है, टॉप पे होता है तो भी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, बट जब वो टॉप पे होता है तो वो फ्री फॉल स्टेट में होता है। स्टेट इज फ्री फॉल। व्हाई इज नॉट फॉलिंग? बिकॉज इट हैज ए स्पीड, क्योंकि उसके पास स्पीड है। ठीक है, हाँ अगर वो रुक जाएगा तो एकदम से गिर जाएगा। सो दैट इज नॉट फॉलिंग बट इन फ्री फॉल स्टेट, राइट? सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए फ्री फॉल एंड फ्री फॉल स्टेट, करेक्ट? तो यहाँ पे सैटेलाइट गिर नहीं रहा है लेकिन वो है फ्री फॉल स्टेट में, राइट? सो वेटलेसनेस, याद करो, एलिवेटर लेफ्ट फ्री फॉल, अगर लेफ्ट फ्री फॉल में होती है तो उसमें वेटलेसनेस होती है। सो वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस्ड इन सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट के अंदर तो वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है उसमें। ठीक है, हो गया बच्चों? यस सर। नाउ मैंने बिल्कुल शुरुआत में दो टॉपिक बोले थे, नाउ आई एक्सप्लेन व्हाई सेंटर ऑफ ऑर्बिट एंड सेंटर ऑफ अर्थ must be coinciding. दोनों क्यों coincide करने चाहिए?
सोचो, ये अर्थ है, ये इसका पोलर एक्सिस है, एंड ये अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है एंगुलर स्पीड से। ये हमारा सैटेलाइट का ऑर्बिट है, तो ये सैटेलाइट का सेंटर हुआ और ये हमारा अर्थ का सेंटर हुआ, राइट। दोनों सेंटर कॉन्साइडिंग नहीं है, एंड क्योंकि दोनों सेंटर कॉन्साइडिंग नहीं है तो एज आई टोल्ड यू ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकता, लो ये सोचो आपका सैटेलाइट है m मास का, इसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये टेंजेंशियल फोर्स का काम करेगा, राइट। सो इन दिस केस ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसको घुमाएगी, लेकिन ये टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगी, इसको नीचे लाएगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घुमाती रहेगी और टेंजेंशियल फोर्स इसको नीचे लाती रहेगी। कब तक जब तक सेंटर कोइंसाइड नहीं कर जाएगा। जब सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, देन नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए ये सैटेलाइट का प्लेन कंसेंट्रिक होना चाहिए, इक्वेटोरियल होना जरूरी नहीं है, इक्वेटोरियल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट कंसेंट्रिक होना चाहिए। मान लो मेरा ये प्लैनेट है और ये ऑर्बिट है, ये मेरा एक्सिस हुई एंड ये ऑर्बिट है, तो चलेगा। क्यों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, देयर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, सो ग्रेविटेशनल फोर्स सोलली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, राइट। समझ में आ गया बच्चों? तो वो जो सेकंड वाला जो डायग्राम है जो आपने येलो से बनाया है, उसका जो सेकंड पार्ट आपने बताया था, एक बार वो वापस, ये समझ में आ गया था, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से ये रोटेट करता रहेगा और टेंजेंशियल फोर्स इसको क्या करेगी, नीचे लाती रहेगी, और जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा टेंजेंशियल फोर्स कम होती जाएगी, और जैसे ही इसका ऑर्बिट इसके सेंटर से कोइंसाइड करेगा तो टेंजेंशियल फोर्स खत्म हो जाएगी। टेंजेंशियल फोर्स खत्म हो गई तो इसका ऊपर नीचे होना बंद हो गया, फिर वो बस सिर्फ सर्कल में घूमेगा, ठीक है, राइट। इसको मैं लिख देता हूं, इफ ऑर्बिट इज नॉट concentric to earth, if orbit is not concentric to earth, then a tangential component of gravitational force Ft ठीक है, will shift the orbital plane till it is concentric to earth as shown, till it is concentric to earth as shown, right?
वैसे coincide to होना चाहिए सेंटर ऑफ ऑर्बिट और सेंटर ऑफ अर्थ। अगर कंसाइड नहीं करेगा तो स्टेबल नहीं होगा। देखो ना फिगर में हमने बनाया था ना कि वो कंसाइड नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने आप ही कंसाइड कर जाता है, क्योंकि फोर्स विल मेक इट मूव लाइक दिस। ठीक है, हो गया बच्चों? Now the next thing what I told you is why satellite must be above atmosphere. ठीक है, सैटेलाइट में अपना इंजन नहीं होता, मालूम है? सैटेलाइट में कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होती, इंजन नहीं होता, इट इज़ जस्ट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप यहाँ से एक कोई कटोरी ले जाके उस ऑर्बिट में छोड़ दोगे तो वो घूमता रहेगा, उसका अपना कोई इंजन नहीं है। तो हमको उसको प्लेस करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। अगर उसके पास स्पीड है तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम सैटेलाइट को किसी पर्टिकुलर स्पीड से छोड़ के आते हैं। ठीक है, छोड़ के आते हैं, कैसे होता है? लाइक देखो, ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है। तो यहाँ से एक रॉकेट चलेगा, वो ऐसे जाएगा और इस तरह से यहाँ पर सैटेलाइट को छोड़ के और वो खुद वापस आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। एक रॉकेट गया, उसमें सैटेलाइट होता है। ठीक है, सैटेलाइट के पास इंजन नहीं है, रॉकेट के पास इंजन है, तो रॉकेट स्पीड कम ज़्यादा कर सकता है। तो वो हमारे साइंटिस्ट ऑर्बिट के हिसाब से कैलकुलेट करके रखते हैं कि कितनी स्पीड चाहिए सैटेलाइट को। तो जब सैटेलाइट को ड्रॉप करना होता है उस टाइम पे जो भी जेट गया, जो भी रॉकेट गया, उस रॉकेट की स्पीड वही होती है जो सैटेलाइट को चाहिए होती है। ठीक वो स्पीड हो गई। अब रॉकेट के अंदर सैटेलाइट है, रॉकेट को वो स्पीड दे दी तो सैटेलाइट को भी वो स्पीड मिल गई। अब उसके बाद सैटेलाइट को रॉकेट से अलग कर दिया, तो सैटेलाइट के पास वो स्पीड हमेशा के लिए हो गई जो उसे रॉकेट ने दी थी। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी है तो वो कभी खर्च होगी नहीं, राइट? में एक पेंडुलम को हम ऑसिलेट कराते हैं, एक बार हमने धक्का दिया वो ऑसिलेट करता रहता है लॉन्गर ड्यूरेशन तक। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी है। लेकिन वो रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसकी एनर्जी खा जाता है। तो धीरे धीरे पेंडुलम स्लोली रुक जाता है, बिकॉज उसकी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? एयर रेजिस्टेंस में। द सेम हैपन विद सैटेलाइट। अगर हम सैटेलाइट को कुछ एनर्जी देके एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो वो हवा के अंदर घूमेगा। एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस क्या करेगा? उसकी एनर्जी डिक्रीज कर देगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो जब उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वो फॉलो करना शुरू कर देगा, राइट? सो दैट्स वाई वी कैन नॉट लीव द सैटेलाइट इन द एटमॉस्फेयर। हाँ, अगर उसके पास, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स हो जिससे हम उसे एनर्जी कंटिन्यूसली दे सकें या हम उसकी स्पीड को मेंटेन कर सकें, तो कोई बात नहीं, जितना एटमॉस्फेयर में खर्च होगा उतनी स्पीड मिल जाएगी। दिस इज़ नॉट ओनली द रीज़न, चलो हम एक इंजन लगा के स्पीड भी दे दें या कुछ भी कर दें। अनदर थिंग इज़ एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस से हीट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। हीट, इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होती है व्हेन रॉकेट कम बैक टू द अर्थ, तो इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होती है दैट रॉकेट गेट बस्ट, राइट? तुमको मालूम है कल्पना चावला केस? दैट वाज द सेम केस। दैट वाज द सेम केस कि रॉकेट जल गया था। ठीक है, व्हेन इट वाज एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जैसे ही आता है तो इट्स बेसिकली द एयर फ्रिक्शन दैट कॉजेज अ लॉट ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो रॉकेट शेल्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं, हीट रेजिस्टिंग मटेरियल के। अगर उसमें कुछ कमी हो गई,
जो कि उस पर्टिकुलर केस में हुआ था। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया क्यों नहीं छोड़ते सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर में। राइट, मैं नोट कर देता हूं। इफ ए सैटेलाइट is left to orbit in atmosphere, then it loses its energy due to air resistance. And finally collide with Earth following a spiral path. वो ऐसे नहीं गिरेगा कि टपक गया, जब तक स्पीड है तो वो टपकेगा नहीं। क्या होगा, वो इस टाइप से एक स्पाइरल पाथ लेगा, घूमता रहेगा, क्लोज टू अर्थ आता रहेगा एंड फाइनली ये कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस कम होता जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, ऑर्बिटल नीचे आएगा। राइट, देखो होता क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, उसे स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई तो स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो वो थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसकी स्पीड मिल जाएगी। तो इस तरह से वो घूमते 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 फाइनली कोलाइड कर जाएगा।